जब हम वन नेशन वन लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम दरअसल उस बेसिक प्रेमाइस की बात करते हैं जो मानता है कि एक भाषा किसी देश को जोड़े रखने के लिए जरूरी है। अमेरिका ने बाकायदा ओनली इंग्लिश कैंपेन चलाई और तमिल का जो ये राष्ट्रवाद है, भाषाई राष्ट्रवाद, ये रातों रात पैदा हुई चीज नहीं है। इसमें तीन मुख्य भावनाएं शामिल होती हैं। हिंदी थोपना है वह उत्तर भारतीय आधिपत्य थोपने जैसा है। पोलराइजेशन होता है तो इस पोलराइजेशन को हमेशा एक शत्रु या एक विरोधी पक्ष को निर्मित करना पड़ता है और तमिल के मामले में ये विरोधी पक्ष जो है हिंदी निर्मित होता है। उत्तर में पाकिस्तान की मांग धर्म के आधार पर शुरू हो चुकी है और भाषा के आधार पर हमें द्रविड़ नाडु की मांग दिखाई देनी शुरू होती है। दक्षिण से खुशकिस्मती है कि यह मांग देश के विभाजन के तौर पर नहीं दिखाई देती। जब आर्टिकल 343 हिंदी को राजभाषा घोषित करता है और कहता है कि 15 साल के बाद अंग्रेजी राजभाषा नहीं रह जाएगी, जिसका मतलब था कि 1965 में पहले 10 साल था और उसे बढ़ाकर 15 साल किया गया कि 1965 के बाद हिंदी पूरे देश की राजभाषा हो जाएगी, तब आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर दक्षिण में इसके खिलाफ विरोध उत्पन्न होता है। व्हाट इज अ डायलेक्ट? बोली होती क्या है? क्या यह बड़ी भाषा का कोई छोटा रूप है? नहीं। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हाल के दिनों में तमिलनाडु में हिंदी वर्सेस तमिल का विवाद चल रहा हो, जहां पर कि तमिलनाडु ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू न करने को लेकर अपनी बात कही है, या फिर महाराष्ट्र में जहां पर हिंदी बोलने पर लोगों के खिलाफ हिंसा हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इसी किस्म की खबरें आपको कर्नाटक से भी सुनाई दे रही है। यानी कि आजकल आपको लगातार भाषा राजनीति के केंद्र में दिखाई दे रही है। तो सोचा क्यों ना इस बात को थोड़ा और गंभीरता से समझा जाए। क्या ये कोई गहरी सांस्कृतिक बेचैनी है जो सतह पर आ रही है, या भाषा के नाम पर हो रहा संघर्ष केवल विरोध भर है, या फिर कोई और बड़ी बात है, जैसे कि अपनी पहचान को मिटने से बचने की लड़ाई? इसे समझने के लिए आज हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि भाषा का राष्ट्र से क्या लेना देना है, भारतीय राष्ट्र के संदर्भ में भाषा की क्या अहमियत है, एंड द बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट मेक्स अ नेशन। आखिर राष्ट्र बनता किस चीज से है? क्या राष्ट्र केवल एक भौगोलिक क्षेत्र है? क्या राष्ट्र केवल एक कागज पर बना हुआ नक्शा भर है? जैसा सर्वेश्वर ने कहा कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। क्या है देश? देश किसी एक नस्ल, किसी एक धर्म, किसी एक भूगोल का नाम है, या देश इससे कुछ भिन्न चीज है? हम भाषाई राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश आज के वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो दरअसल आज की उथल पुथल को समझने की कोशिश पर है। क्या वास्तव में भाषा के बिना कोई राष्ट्र अस्तित्व में नहीं रह सकता क्या? या भाषा कैसे यूरोपीय राष्ट्रवाद में या भारतीय राष्ट्रवाद में अपनी भूमिका अदा करती है? तो जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार हम भाषा को फिलहाल एक संघर्ष की चीज के रूप में देख रहे हैं। अगर हम थोड़ा अतीत में जाएं तो हम समझते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो राज्यों का पुनर्गठन होता है और राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है जो ये तय करता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। 1949 में जब संविधान के सारे प्रावधान स्वीकार कर लिए जाते हैं तो तय किया जाता है कि राजभाषा जो है वो हमारे संविधान में बाकायदा दर्ज की जाएगी। आर्टिकल 343 343 से लेकर 351 तक भाषा, खासतौर से संघ से संबंधित भाषा को लेकर प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें संघ की राजभाषा क्या होगी, न्यायालयों की भाषा क्या होगी, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ क्या किया जाएगा, किन किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा और देवनागरी लिपि की क्या भूमिका होगी, इत्यादि इत्यादि। ये हमारे संविधान में दर्ज किया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ है पिछले 75 सालों में कि भाषा का सवाल निपट कर नहीं दे रहा है, सुलझ कर नहीं दे रहा है? दरअसल इसके लिए हमें और गंभीरता से और गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वन नेशन वन लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम दरअसल उस बेसिक प्रेमाइस की बात करते हैं जो मानता है कि एक भाषा किसी देश को जोड़े रखने के लिए जरूरी है। ये कई न्यूएंसेस को इग्नोर करती हुई बात है। वन नेशन वन लैंग्वेज, आप समझिए कि एक देश एक धर्म, एक देश एक भाषा, एक देश
एक निशान, एक देश एक, एक देश एक, ये जो तमाम हमारी जिद है सबको एक जैसा करने की, इसकी बेसिक प्रेमाइस में ही परेशानी है। भाषा को लेकर ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार किया, कई देशों ने ये करने की कोशिश की। अगर आप कुछ विकसित देशों की बात करें, मसलन अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने बाकायदा ओनली इंग्लिश कैंपेन चलाया। बिल्कुल ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया, जब एक भाषा, और वह भाषा भी दरअसल बाहरी भाषा थी, उसे ही पूरे देश की भाषा के तौर पर दर्ज करने की कोशिश की गई। लेकिन सच्चाई यह है कि ये प्रमाइस, ये पूर्व धारणा कि पूरे देश की भाषा एक होती है या एक हो सकती है, पूरे भारत जैसे देश में हिंदी पूरे भारत की भाषा है या हो सकती है, ये प्रमाइस ही दरअसल मिसप्लेस्ड है, ये प्रमाइस ही दरअसल गलत है। अरे पूरे देश को छोड़ते थे, हिंदी प्रदेश, जिसे हम हिंदी प्रदेश कहते हैं, वे 10 प्रमुख राज्य जहां पर हिंदी मुख्यतः बोली जाती है, उनकी भी एक भाषा हिंदी नहीं है। दरअसल यह प्रावधान कि किसी एक भूगोल में एक ही भाषा बोली जाती है, इस पर भी सवालिया निशान हैं। आप समझिए, जिसे हम हिंदी प्रदेश कह रहे हैं, उसमें हिंदी ही नहीं बोली जाती, हिंदी के साथ कई सारी ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिन्हें हम बाद में समेटने के लिए उन्हें हिंदी की उपभाषा या बोली कह देते हैं। और वो ना भी कहें, अगर मान लीजिए दिल्ली एक हिंदी प्रदेश है, लेकिन दिल्ली में क्या पंजाबी भाषी नहीं रहेंगे, तमिल भाषी नहीं रहेंगे, क्या हिंदी में अन्य भाषाओं के भाषी नहीं रहेंगे, यहां तक कि विदेशी भाषाओं के बोलने वाले लोग रहेंगे। तो इसलिए एक भूगोल जो है, उसके साथ किसी एक भाषा को जोड़ना ये काफी प्रॉब्लमेटिक है। फिर ऐसे में किसी एक भाषा को पूरे देश की, वो भी भारत जैसे पूरे देश की भाषा के तौर पर दबाव डालना कि उसे होना चाहिए, इस प्रमाइस को हमें थोड़ा सा फिर से विचार करना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। तमिल के मामले में हम जानते हैं कि ये मामला काफी पहले से, दरअसल आजादी से बहुत पहले ये तमिल राष्ट्रवाद की नींव रखी जाती है। हम इसको पेरियार के समय में भी देख सकते हैं। और तमिल का जो ये राष्ट्रवाद है, भाषाई राष्ट्रवाद, ये रातों रात पैदा हुई चीज नहीं है। इसमें 3 मुख्य भावनाएं शामिल होती हैं। पहली जो भावना है उसे मोरी उनर्वु, MOZI, लेकिन बोलने में आएगा मोरी उनर्वु, जिसका बेसिक मतलब है लिंग्विस्टिक कॉन्शियसनेस, एक किस्म की भाषाई चेतना। ये पहला चरण है। इस चरण से ये भावना उभरती है जब हम कहते हैं कि भाषा एक आपकी जो चेतना है उसके साथ जुड़ती है, और इससे फिर अगला चरण आता है जिसे हम जातीय चेतना या एथनिक कॉन्शियसनेस या येना उनर्वु कहते हैं। ये जो येना उनर्वु है, जिसका मतलब है कि भाषा जो है वो आपकी जाति, यहां जाति का मतलब कास्ट नहीं है, यहां जाति का मतलब एथनिसिटी है, यानी कि तमिल जाति, तमिल कॉन्शियसनेस, यानी कि तमिल एथनिसिटी। ध्यान रखिएगा, हिंदी एथनिसिटी को लेकर, हिंदी जाति को लेकर पर्याप्त चर्चा हुई है, और रामविलास शर्मा की तो पूरी किताब ही हिंदी जाति को लेकर है। और वे बताते हैं कि कैसे जो हिंदी भाषा का विकास होता है, वो इस तरह से एक एथनिक कॉन्शियसनेस में उस पैमाने पर नहीं बदलता जिस पैमाने पर हमें अन्य भाषाओं के मामले में दिखाई देता है। भारत में खासतौर से तमिल कॉन्शियसनेस को देखने को मिलता है। ये जो जातीय चेतना है, ये जो यीना उनर्वु है, ये इसका दूसरा चरण है, और इसी से वह तीसरा चरण पैदा होता है जिसे हम नट्टू उनर्वु यानी कि नेशनल कॉन्शियसनेस या राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। ये भाषाई चेतना बदलकर एथनिसिटी की चेतना में बदलती है, और फिर यह राष्ट्र की चेतना में बदलती है। इसलिए उस समय इतिहास में जस्टिस पार्टी ने या द्रविड़ कड़गम नाम की पार्टी ने तमिल गौरव के इर्द गिर्द एक किस्म की राजनीतिक पहचान बनाई। पेरियार ने जाति आधारित भेदभाव का सामना करने के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया, और उन्होंने हिंदी थोपने का, उत्तर भारतीय आधिपत्य का कार्य जो है, उन्होंने कहा कि जो हिंदी थोपना है वह उत्तर भारतीय आधिपत्य थोपने जैसा है, और एक तरह से एक नया संघर्ष शुरू होता है। ये केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं है, ये एकदम दूरवा मूल किस्म का, एकदम ग्रास रूट किस्म का आंदोलन था, जिसमें उस समय के स्टूडेंट शामिल हुए, टीचर्स शामिल हुए, आर्टिस्ट शामिल हुए, राइटर्स शामिल हुए, और उन्होंने तमिल भाषा की रक्षा को लेकर एक किस्म का एक पूरा एजेंडा तैयार किया। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भाषाई या किसी भी किस्म की चेतना में पोलराइजेशन होता है, तो इस पोलराइजेशन को हमेशा एक शत्रु या एक विरोधी पक्ष को निर्मित करना पड़ता है, और तमिल के मामले में ये विरोधी पक्ष जो है हिंदी निर्मित होता है। हम अभी आजादी के पहले की बात करें, 1930s में, 1937 में ये कहा गया कि हिंदी थोपी जा रही है, और ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने तमिलनाडु में, या फिर कहें उस समय के तमिल प्रदेश में, तमिल कॉन्शियसनेस थी, जो तमिल कल्चर था, तमिल संस्कृति थी, उसे दक्षिण भारतीय पहचान का प्रतिनिधि के तौर पर पेश करना शुरू किया। यहां तक कि यह मांग
द्रविड़ नाडु की मांग तक पहुंची। एक किस्म का द्रविड़ नेशनलिज्म था जिसने तमिल को एक एक स्वतंत्र तमिल मातृभूमि 1940s में ये बाकायदा एक आंदोलन की तरह आई, जिसमें कि एक नक्शे तक प्रसारित हुए कि ये तमिल संप्रभुता है, ये एक तमिल सॉवरेनिटी है। इसका मतलब ये जो तमिल आइडेंटिटी का सवाल था, ये अब केवल भाषणबाजी नहीं रह गया। ये कई मामलों में अगर आप गहराई से देखें, क्योंकि इसी समय उत्तर में पाकिस्तान की मांग धर्म के आधार पर शुरू हो चुकी है और भाषा के आधार पर हमें द्रविड़ नाडु की मांग दिखाई देनी शुरू होती है दक्षिण से। खुशकिस्मती है कि यह मांग देश के विभाजन के तौर पर नहीं दिखाई देती है, जैसे कि उत्तर भारत में धार्मिक राष्ट्रवाद अपनी परिणति तक पहुंचता है। सौभाग्य से भाषाई राष्ट्रवाद उस लेवल तक नहीं पहुंचता, लेकिन ये इतना शक्तिशाली जरूर था। जब राज्यों का पुनर्गठन होता है तो इस भाषा को ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, ये बात कभी भी पूरी तरह से समाप्त इसलिए नहीं होती कि अगर आप लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल LTTE के सवाल को देखें तो अंततः वो भाषाई राष्ट्रवाद का सवाल है। ये केवल भारत तक नहीं रहता, वो भारत और श्रीलंका दोनों जगह के जो तमिल भाषी हैं वो तमिल संस्कृति और तमिल राष्ट्रवाद का नाम लेना शुरू करते हैं। गनीमत है, भारत का भाषाई राष्ट्रवाद उतना विभाजनकारी सिद्ध नहीं होता है, लेकिन लोगों के मन में एक तरह की टीस रह जाती है और ये उभर कर आती है जब आर्टिकल 343 हिंदी को राजभाषा घोषित करता है और कहता है कि 15 साल के बाद अंग्रेजी राजभाषा नहीं रह जाएगी, जिसका मतलब था कि 1965 में पहले 10 साल था और उसे बढ़ाकर 15 साल किया गया कि 1965 के बाद हिंदी पूरे देश की राजभाषा हो जाएगी। तब आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर दक्षिण में इसके खिलाफ विरोध उत्पन्न होता है। इतना अधिक होता है कि बाकायदा नेहरू जी को आश्वासन देना पड़ता है कि जब तक गैर हिंदी भाषी परिवर्तन के लिए सहमत और सहज नहीं हो जाते तब तक अंग्रेजी जारी रहेगी, जो आज तक जारी है। और यह स्थिति, लेकिन ध्यान रखिएगा, हिंदी प्रदेश के लोगों ने इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब यह है कि भारत में जो भाषा का सवाल था, ऐसा नहीं है कि वो कभी भी पूरी तरह से ठंडा पड़ा था, बल्कि तमिलनाडु में तो हमें देखने को मिला कि चिन्नास्वामी जो हैं वे आत्मदाह करते और अंतिम उनका शब्द आता है जो कहते हैं इंति ओलिका तमिल वल्का, जो कि एक तरह से तमिल आंदोलन को ज्वलंत कर देता है। और ये अकेला आत्मदाह नहीं था, अकेली मृत्यु नहीं थी, कई और लोगों की मृत्यु इसके बाद होती है इस तमिल प्राइड के नाम पर। और ये जो तमिल भाषा का इतिहास है, यह लगभग सदैव के लिए या कम से कम अब तक के लिए उत्तर भारतीय जो प्रयास हैं एक भाषा को पूरे देश पर लाने के, उनके खिलाफ एक बड़े प्रतिरोध की तरह आ जाता है। ये अलग बात है कि चूंकि देश आजाद हो गया था, इसलिए द्रविड़ मुद्रक कड़गम जो है, DMK जो है, वह अपने संविधान में बदलाव करती है और अलगाववाद उससे दूर हो जाता है और वह केवल तमिल संरक्षण और तमिल संस्कृति पर बात करने लगती है और भारतीय हमारा यूनियन है उसके अंतर्गत ही रहती। लेकिन ये जो तमिल भाषाई राष्ट्रवाद है, ये पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं होता। और बात केवल तमिल की नहीं है, आपको ये मलयालम में दिखाई देता है या आपको कुछ हद तक तेलुगु में भी दिखाई देता है, तमिल में कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देता है, क्योंकि तमिल एक ऐसी भाषा है जो लगभग भारत की शायद सबसे पुरानी भाषा है, या कम से कम संस्कृत के साथ तो सबसे पुरानी भाषा है ही। तो यह जो इतिहास है, इस इतिहास का ही परिणाम हमें वर्तमान में देखने को मिलता है। जब भी आपको एक भाषा, खासतौर से उत्तर भारतीय भाषा, द्रविड़ भाषाओं पर हावी होती दिखाई देगी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, तो उसके खिलाफ एक किस्म का प्रतिरोध देखने को मिलता है और वही हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हम हिंदी भाषी हैं, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी से हम लोगों ने लगातार मोहब्बत की है, हिंदी हम लोगों को बहुत पसंद है और हम लोगों को तो हमेशा सिखाया गया कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, वह भारत की पहचान है, भारतीय अस्मिता है और भारतीय राष्ट्रवाद जो है इस हिंदी पर आधारित है, और जो कि सही भी है। अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे प्रमुख भाषा हिंदी ही थी और हिंदी चूंकि देश के बहुत बड़े हिस्से में समझी कम से कम जाती है, इसलिए हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा के तौर पर दिखाई देती है। लेकिन ये परसेप्शन कि हिंदी जो है भारत की एकमात्र भाषा होनी चाहिए, इसने कई गैर हिंदी भाषियों को अलग थलग कर दिया है। भारत की ताकत हमारी भाषा के, किसी एक भाषा के बहुत ताकतवर होने में, किसी एक भाषा के पूरे देश पर लागू होने में नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे समझिएगा, क्योंकि जब हम एक भाषा सीखते हैं बच्चे के तौर पर, तो हमारा उससे वह लगाव होता है कि जब भी हमें उस भाषा से कोई अलग करता है,
हमें बेचैनी होती। चलिए छोड़िए ना, तमिल तो बहुत खुला तमिल राष्ट्रवाद है। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि मैथिली का केस क्या है, या समझते हैं कि भोजपुरी का केस क्या है। मैथिली बड़ा रोचक केस है। मैथिली को जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो हिंदी की 17 बोलियों की सूची में बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी, इन 3 बोलियों को सिखाया जाता था। हम लोगों ने अपने परीक्षाओं में बाकायदा लिखा कि हिंदी की 17 बोलियां हैं। इन 17 बोलियों में 5 उपभाषाओं में ये बटी हुई है, और उनमें से एक उपभाषा बिहारी उपभाषा है, जिसके अंतर मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। और ये वही मैथिली है जिस मैथिली से हिंदी में हम बाकायदा विद्यापति को पढ़ते हैं, ये कहते हुए कि मैथिल कोकिल विद्यापति हिंदी के आदि कवि हैं। यही विद्यापति मैथिली के तो खैर आदि कवि हैं ही, बांग्ला का कहना है कि ये उनके भी आदि कवि हैं। खैर वो एक अलहदा फन फैक्ट है, लेकिन जो काम की बात है वह यह है कि यही मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल होती है, और मैथिल भाषी इस बात से इनकार करते हैं कि मैथिली को हिंदी की बोली माना जाए। वो मैथिली को एक पूरी भाषा, स्वतंत्र भाषा मानते हैं, और हिंदी उसका स्थान ले, इस बात से बहुत प्रसन्न नहीं है। हम बिहार प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश ही कहा जाता है, जिसकी राजभाषा के तौर पर हिंदी शामिल है। अगर मैथिली, जो कि हिंदी प्रदेश की ही भाषा है, उसे इस एक बड़ी भाषा छत्रछाया के तौर पर उस पर शामिल हो, उस पर हावी हो, इससे आपत्ति है, तो एक भिन्न भाषा परिवार की भाषा के या संस्कृति या उस राष्ट्रवाद के या उस प्रदेश के लोगों को तो और ज्यादा होगा। इसे समझने की जरूरत है। यहाँ एक रोचक बात और निकली, ये विवाद बोली और भाषा वाला है। आखिर हिंदी क्या है, इसे समझते हैं। हिंदी 10 राज्यों में बोली जाने वाली वह भाषा है जिसमें मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन ये भाषा कहां की भाषा है? क्या ये भाषा राजस्थान की भाषा है जो मैं बोल रहा हूं? क्या ये भाषा गढ़वाल की या कुमाऊं की भाषा है जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूं? जाहिर है कि नहीं है। ये वह भाषा है जिसे हम मानक हिंदी कहते हैं, जो कि खड़ी बोली हिंदी का एक और रिफाइंड रूप है। खड़ी बोली हिंदी कौन सी हिंदी है? जो दिल्ली, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद, ये जो छोटा सा, जिसे कुरु प्रदेश कहा जाता है, अरसे से इसे कुरु प्रदेश कहा जाता है, और ये यही प्रदेश भी है जहां की भाषा उर्दू है। बट एनीवे, उर्दू को हम फिलहाल छोड़ते हैं। लेकिन ये जो हिंदी भाषा है, ये इस क्षेत्र की भाषा, और जो खड़ी बोली है उसका नाम में है बोली। और अन्य 16 बोलियां जो इसके इर्द गिर्द हैं, उनमें से कई बोलियां इससे ज्यादा बड़ी हैं। ब्रज भाषा एक बड़ी बोली है, भोजपुरी बहुत बड़ी बोली है, मैथिली एक बहुत बड़ी बोली है, अवधी एक बहुत पुरानी भाषा है। ब्रज भाषा में तो बहुत तमाम साहित्य लिखा गया है। लेकिन ये तमाम बोलियां, या कहें तमाम भाषाएं, हिंदी की बोली घोषित की जाती है। व्हाट इज अ डायलेक्ट? बोली होती क्या है? क्या यह बड़ी भाषा का कोई छोटा रूप है? नहीं है, क्योंकि कई मामलों में आप पाएंगे कि अपने साहित्य में, अपने पुराना आपका शब्द भंडार था और जो क्षमताएं थी, उनमें ब्रजभाषा की स्थिति खड़ी बोली से बेहतर मानी जाती थी। इसका एक बहुत शानदार उदाहरण एक भाषा वैज्ञानिक ने दिया, एक परिभाषा थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायलेक्ट एंड अ लैंग्वेज? एंड इट वाज सेड दैट लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट विद अ नेवी। क्योंकि यूरोप से आया, इसलिए उन्होंने, नेवी उस समय बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। लेकिन आपका हिंदी अनुवाद दें तो कहेंगे कि दरअसल भाषा एक बोली है जिसके पास ताकत है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है। यानी कि जिस बोली के पास पावर हो जाती है, वो अपने आप को भाषा डिक्लेयर कर देती है, और जो भाषा बेचारी सत्ता से मुक्त हो जाती है, सत्ता उसके पास नहीं बचती, तो वह बेचारी बोली बन जाती है। भाषा विज्ञान में अदरवाइज इनके बीच में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, जैसा कि संविधान कहता है? क्या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी को, भारत को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर? हम ऐसा कतई नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा देश किसी एक भाषा को पूरे देश की भाषा के तौर पर देखने से बचे। जैसे कि पूरी दुनिया की भाषा के तौर पर अंग्रेजी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चाहे अंग्रेजी कितनी भी ताकत लगाए, चाहे अंग्रेजी के पास कितनी भी सत्ता आ जाए, चाहे दुनिया के सबसे पावरफुल देश है उनकी भाषा अंग्रेजी घोषित कर दी जाए। अमेरिका की भाषा अंग्रेजी है, ब्रिटेन की भाषा अंग्रेजी है, ऑस्ट्रेलिया की भाषा अंग्रेजी है, कनाडा की भाषा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण देशों की भाषा अंग्रेजी है, तो क्या हम ये मान लें कि पूरी दुनिया की भाषा अंग्रेजी है? नहीं, पूरी दुनिया में एक भाषिक विविधता है। ये भाषिक विविधता पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। ठीक उसी तरीके से हमारे देश में भी एक भाषिक विविधता है। 22 भाषाएं तो हमारी 8वीं अनुसूची में हैं, और उसके अतिरिक्त बहुत सारी भाषाएं हैं, या वे भाषाएं हैं जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, बहुत छोटे से समूह में बोली जाती है, लेकिन उनके लिए वही महत्वपूर्ण भाषा है। ये जो भाषिक विविधता है, ये भारत की ताकत है।
सिर्फ इसलिए कि कोई तमिल भाषी अपनी भाषा से बहुत प्यार करता है और इस वजह से वह कहता है कि एक पराई भाषा जो उसके लिए पराई है उस पर नहीं थोपी जानी चाहिए, इस कारण हम उसे अलगाववादी मानना बंद करें। इस कारण हम ये कहना बंद करें कि वह कोई राष्ट्र विरोधी बात है। नहीं, किसी भी व्यक्ति को इस देश की किसी भी भाषा से प्रेम करने का पूरा हक है। व्यक्ति को भी है, संस्कृति को भी है, समुदाय को भी है, दरअसल देश को भी इन सभी भाषाओं पर या कहें कि हमारी बहुभाषिक संस्कृति पर गर्व करने की जरूरत है। और यही एक महत्वपूर्ण बात है। ये सही है कि कुछ देशों ने अतीत में, जिस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एकदम बाद वाला समय था, एक भाषा को पूरे देश पर लागू किया और उनके एक्सपेरिमेंट्स मिले जुले उन्होंने कहें कि परिणाम दिए। ऐसा हम देखते हैं कि माओ से तुंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के तहत मैंडरिन को लेकर चीन में किया। ऐसा ही हम देखते हैं कि अमेरिका में किया गया। हम ऐसा ही देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया। लेकिन इस तरीके से अन्य भाषिक अस्मिताओं को दबा देना अनिवार्यतः कोई सकारात्मक चीज नहीं है। ऐसे कई सारे देश हैं जहां अभी भी भाषिक विविधता है और ये भाषिक विविधता दरअसल हमारी सांस्कृतिक विविधता को दिखाती है। इंडोनेशिया, 700 भाषाएं, 17,000 द्वीप। किसी एक भाषा को आप अनिवार्यतः इंडोनेशिया के पूरे समुदाय पर लागू करें, सकारात्मक बात नहीं है। जो चीज इंडोनेशिया पे लागू है वो भारत पर भी लागू है। ये सही है कि किसी एक भाषा का होना उसका मानकीकरण मदद करता है। इंडोनेशिया ने भी भाषा के साथ ऐसा किया, भारत ने हिंदी के साथ ऐसा किया। एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज वी आर नॉट इम्पोजिंग इट ओवर एनी कम्युनिटी। किसी एक समुदाय पर अगर हम उसे थोप नहीं रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अपनी भाषा का संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें, उसका मानकीकरण करें, उसे विविध चीजों में इस्तेमाल करें। हम उसे शिक्षा में इस्तेमाल करें, हम उसे विज्ञान में इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करें और तमाम चीजों में इस्तेमाल करें। एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उन पर भाषाई बहुसंख्यक अपना कोई हक मानने लगे। इसलिए वन लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरीली अ वे फॉरवर्ड, क्योंकि यह जो इंडियन प्लूरैलिटी है, जो भाषाई विविधता है, उसे नुकसान पहुंचा सकती है। हमारा संविधान इस बात की गुंजाइश छोड़ता है कि भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं, वे भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा के संवर्धन के लिए संस्थान निर्मित कर सकते हैं। वे उन संस्थानों में भाषा सिखा सकते हैं, उनको बाकायदा संवैधानिक संरक्षण मिलता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है हमारे संविधान का, क्योंकि हमारा संविधान एक विविध राष्ट्र की कल्पना करता है। तो कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की, खासतौर से हम लोगों ने केस स्टडी जो लिया वो तमिल राष्ट्रवाद को लिया। दरअसल मेरी बहुत इच्छा है कि हम महाराष्ट्र में, यानी कि जो मराठी को लेकर जो बातचीत है, उस पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाएं और इसे समझने की कोशिश करें। लेकिन ये जो तमिल राष्ट्रवाद का सवाल है, तमिल भाषाई राष्ट्रवाद का सवाल है और इन जनरल भाषाई राष्ट्रवाद यानी लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म का सवाल है, उसे हमें बहुत गंभीरता से और बहुत कॉन्शियसली, सावधानी से हैंडल करना चाहिए। क्योंकि ये कब फ्लेयर हो जाते हैं किसी भी समुदाय में पता नहीं लगता। भाषाई राष्ट्रवाद लगभग धार्मिक राष्ट्रवाद की तरह कभी कभी हिंसा का, असंतोष का कारण बन सकता है। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है।